हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नेट एग्जाम एंड हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा 4th नंबर पार्ट होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 15 से लेके एंड जून आपका जून 14, दिसंबर 15 से लेके और जून 14 तक के लगभग 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन तीनों पार्ट का। तो इनमें मैंने आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीएसआर नेट का, जो कि नवंबर 2022 में हुआ था, उससे लेके दिसंबर 2000 आपका जो जून 2016 आप बोलो उस तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने वहां पे सोल्व करवाया है। तो चलिए पार्ट नंबर 4 की स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। यहाँ पे फ्यूचर में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी सीएसआर नेट और गेट के लिए। और टेलीग्राम पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, जो कि सीएसआर नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सर्च करना है CSIR कैम, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए भाई अब से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दिसंबर 15 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी जा रही है। तो देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज हमें कॉमन नजर आ रही है कि यहाँ पे क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn भी आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड आयरन भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर देखो, एक तो फैक्टर ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए काफी जगह आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगी। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए। क्यों? देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका खुद का रिडक्शन होगा, तो वो किसी दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करवाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, लेकिन हमें पता है भी जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे Fe+6, या फिर आप इसको ना डी इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे +6 है तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ पे आपका डी इलेक्ट्रॉन और कम होंगे। तो यानी कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या रही होगी वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी उतने अच्छे से इनका रिडक्शन होगा, उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे यानी कि आराम से रिडक्शन होगा। अगर इनका खुद का रिडक्शन होगा तो ये किसी दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ये किसी दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करवाएंगे। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाए तो FeO4 की सबसे ज्यादा होगी एंड उसके बाद MnO4 2 नेगेटिव की होगी, और सबसे कम आपका यहाँ पे CrO4 2 नेगेटिव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि यहां से आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स आयन सो सेम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली वाली पूछ रहा है कि कहां पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू √n इंटू n+2। और n का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो कहीं पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब क्या रहा होगा? उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रही होगी। तो यहाँ पे ये कोबाल्ट +3 है, और कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6। फ्लोरीन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। IR आपको नजर आ रहा है, तो IR में यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन रहे ईरान, ये भी है तो D6 ही, बट दिस इज लो स्पिन। क्यों? क्योंकि आपका जो 4D और 5D सीरीज की मेटल्स होती हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है तो वो लो स्पिन होते हैं। अगर ये लो स्पिन हो गया तो T2G में 6, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर आप Fe की बात करेंगे तो ये D6 होगा,
वाटर वीक फील्ड लिगेंड इसलिए हाई स्पिन होगा। अगर ये हाई स्पिन है तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो ए और एक सी, इन दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो इक्वल होगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीज एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन दिस। अब हमें यह पता है कि यह होता है हमारा D5 और वाटर वीक फील्ड लिगेंड इसलिए होता है हाई स्पिन। तो ये आपका इसके अंदर नो जेटीडी, कोई जेटीडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि T2G भी सिमेट्रिकल होता है और EG भी सिमेट्रिकल। अगर ये आपका कोई जेटीडी नहीं है तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी मिलेगी आपका? इक्वल। तो D5 हाई स्पिन, कोई जेटीडी नहीं है। अगर जेटीडी नहीं है तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? इक्वल। ये एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहा होगा। अगर ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री है वो जो यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ वो इक्वल होगी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दिसंबर 15 का ही है। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन in the sequential order when ferroin is used as an indicator in the titration of iron 2 with the potassium dichromate। तो भाई पोटासियम डाइक्रोमेट की अगर आप बात करोगे, दिस इज योर K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रोमियम का अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6 में है। अगर वो +6 में है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन अब पॉसिबल नहीं है। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो +3 से +2 में जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये +2 से आयरन +2 से +3 में जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑक्सीडेशन हो जाए। रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स का। तो ये देखा जाता है। इस पेयर को भी हटा दो। जब रिडॉक्स पेयर की बात करते हैं, इसका कलर जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो अलग कलर होता है, और जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो अलग कलर होता है। तो पहली बात तो यहां से क्लियर होती है कि इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए थे। इन दोनों में अगर आप देखोगे, इन्होंने बोला कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर के तौर पे यूज करना है, तो कोई ना कोई चीज चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कलर का चेंज देखने को मिलता है। जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अलग कलर होता है, और +3 में होता है तो अलग कलर होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ये कह रहे हैं MnO4 नेगेटिव डीप पर्पल इन कलर, जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस होता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? देखिए यहां पे अगर आप बात करेंगे मैग्नीज मन तक रे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपका जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता है। एनर्जी गैप बढ़ता है यहाँ पे। Mn के केस में यहाँ पे ये देखिए, ये सारे क्या शो करते हैं? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं, LMCT। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो Re के केस में होता है। क्योंकि आपको पता है 3D से ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ 4D मेटल की होती है, और 4D से ज्यादा 5D सीरीज की। तो यहाँ पे ये जो LMCT एनर्जी होती है ना, ये आपका यूवी रीजन में लाई करती है, वो विजिबल रीजन में लाई ही नहीं करती है, इतनी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये आपका कलरलेस शो होता है। तो ये कह रहा है कि दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ DD ट्रांजिशन नहीं होता, इन दोनों केस में LMCT होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू Re कंपेयर्ड में क्या ज्यादा है? ग्रेटर वर्ड यूज हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, यही बता रहा था मैं आपको। ऑक्सीजन और Re के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर होना है उसके वहां पे ग्रेटर एनर्जी है, फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है 5D सीरीज की। इसलिए अगर ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो ये देखा गया कि यूवी रीजन में लाई करता है, विजिबल में लाई नहीं करता है। इसको हटा देंगे, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म टॉपिक से है। तो बताइए कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस कायरल होंगे? कायरल, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है भाई बिल्कुल ये कायरल होगा। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं, ये कोबाल्ट हो गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, 2 यहाँ पे दिखा दिए मैंने इसी प्रकार से, 2 यहाँ पे दिखा दिए मैंने इस प्रकार से, और 2 यहाँ पे दिखा दिए। जब आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो इसकी मिरर इमेज आती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसकी जो मिरर इमेज आएगी दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसीलिए ये दोनों कैसे रहे होंगे भाई? आपका ये आपका कायरल मॉलिक्यूल रहा होगा। कैसा रहा होगा? ये वाला आपका कायरल मॉलिक्यूल रहा होगा। इसलिए पहला तो पक्का कायरल होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट तो पक्का कायरल होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये देखिए, अगर ये सिस होता
अगर ये सिस होता तो ये कायरल होता, बट अब ये ट्रांस है। अगर ट्रांस है ये, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो सीएल सीएल को हाफ हाफ कट करेगी और ईएन को ईएन की तरफ से बाइसेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आपका पीओएस प्रेजेंट है, सीओएस प्रेजेंट है, तो ये वाला जो है आपका क्या नहीं शो करेगा, कायरल नहीं होगा बी। ये वाला ईडीटीए वाला पक्का कायरल होगा, यहाँ पे ईडीटीए, तो ये भी आपका कायरल। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ए एंड सी। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे भी अलग अलग टाइप के डोनर एटम होते हैं, सो ये भी कायरल होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपसे बोला गया द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे देखिए ये आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो यहां पे सीएन लगा हुआ है और सीएन के पास प्रोटॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल SN1 के रिगार्ड नॉर्मल SN1 रिएक्शन होगी। तो ये कह रहा है क्या इट ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हम कहेंगे जी यस, हम कहेंगे यस, ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। इट्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, नो। यहां पे अगर ऐसा कोई लिगेंड प्रेजेंट होता है जैसे अमोनिया, जिसके पास प्रोटॉन होता है डोनेशन के लिए, तब ये SN1CV मैकेनिज्म होती और इसका ऑर्डर 2 होता, तब इसका रेट रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करता ही करता, साथ में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता। बट फिलहाल ये नहीं पॉसिबल होगा। क्या SN1CV मैकेनिज्म होगा, नहीं होगा। क्या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन नहीं होगा। गेट 21 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सोल्व करवाया है। गेट के PYQs भी अवेलेबल हैं पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, गेट 2007 से लेके गेट 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से। एक्वस क्रोमियम 2 पॉजिटिव affects an electron reduction of complex this giving compound Y. कंपाउंड Y अंडरगो रैपिड हाइड्रोलिसिस, तो बताइए कि Y क्या रहा होगा, तो बताइए कि क्या रहा होगा Y। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पे भाई, ये आपका कॉपर अमोनिया है ना, एंड ये आपका 5 ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म से जाएगा, +2 हो गया। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखते हैं प्लस क्रोमियम का एक्वस कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम +2 का, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार के लिए, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं। देखिए कोबाल्ट +2 जो होता है आपका, अगर आप कोबाल्ट +2 की बात करेंगे तो ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे इनर्ट है, कैसा है ये आपका इनर्ट, और ये कैसा है यहाँ पे लबाइल। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्रोमियम +3 यानी कि इनर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनर्ट वाला सॉरी यहाँ पे ये कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 है सॉरी यहाँ पे, क्योंकि Cl के ऊपर -1 होता है, कोबाल्ट +3 इनर्ट होता है, और इनर्ट से अब ये लबाइल चला गया, यानी कि इनर्ट से आपका, एक मिनट रुकिएगा भाई, ये इनर्ट से लबाइल जाएगा और वो लबाइल से इनर्ट जाएगा क्रोमियम वाला, तो इनर्ट से लबाइल और लबाइल से इनर्ट। तो जब आपको एक मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है दैट इज इनर स्फीयर मैकेनिज्म, तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाता है या तो लिगेंड ट्रांसफर होगा या लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ लिगेंड ट्रांसफर। अब आपका ये जो यहाँ पे Cl नजर आ रहा है, ये Cl आपको दिखेगा इस क्रोमियम के साथ, ये जो Cl है आपको ये दिखेगा इस क्रोमियम के साथ, ठीक है। तो गिविंग कंपाउंड Y, इसकी रिएक्शन जब आपने करवाई थी Y बना था, ये Y क्या बनेगा, जब आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन इसके साथ करवाने पे, तो Y ये वाला देगा गिविंग कंपाउंड Y, और उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको Y क्या मिलेगा। तो देखो यहां से जब क्लोरीन हटेगा तो ये आ गया आपका CONH3 का 5, है ना, ये बनेगा जी यहाँ पे, और इसी का फिर आपका हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे सारे के सारे अमोनिया वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा Y कौन है, Y के हाइड्रोलिसिस के बाद नहीं पूछ रहा, हाइड्रोलिसिस के बाद नहीं पूछ रहा क्या प्रोडक्ट होगा, ये पूछ रहा Y ही बताओ Y क्या है। तो Y आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा, Y क्या होगा आपका CONH का 5, एंड यहां से एक क्लोरीन निकल गया क्योंकि ये लिगेंड ट्रांसफर का केस था। होप कि आपको ये चीज कहानी क्लियर हो गई होगी। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़िएगा कि एक्वस क्रोमियम 2 पॉजिटिव अफेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स गिविंग Y। इसके जब आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो इसने Y दिया है Y, और Y का रैपिड हाइड्रोलिसिस होगा, तो Y बताओ क्या है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि रैपिड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, इन्होंने पूछा Y बताओ क्या होगा, तो Y आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से। द 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दिस ऑब्जर्व्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिस, तो बताइए डेल्टा O क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्रोमियम +3 है, और क्रोमियम +3 का मतलब होता है D3, और D3 का मतलब होता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2 होल ट्रांजिशन, 1
2 3। तो ये 2 होल्ड ट्रांजिशन का एग्जांपल है। और अगर ये 2 होल्ड ट्रांजिशन का एग्जांपल, तो यहाँ पे जो ट्रिक पढ़ते हैं दैट इज FAT ये वाली ट्रिक है। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं कौन कौन से ट्रांजिशंस कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन होता है आपका, तो 4A2G यहाँ पे होता है सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे आपका 4T2G होता है ना, ये F वाला। यहाँ पे कौन होता है आपका 4T1G होता है F वाला। और सबसे ऊपर कौन होता है आपका 4T1G होता है P वाला, ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशंस देखेंगे, सबसे पहला ट्रांजिशंस आपको कौन सा नजर आएगा, 4A2G से आपका T2G वाला नजर आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकंड ट्रांजिशन ये रहा, और थर्ड ट्रांजिशन आपका ये रहा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन μ1, ये आपका μ2 और ये आपका μ3। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी वैल्यू कौन, यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू पूछ रहे हैं कि डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिएगा, जब 2 होल्ड ट्रांजिशन के केस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा ओ होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन के इक्वल होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन के इक्वल होता है डेल्टा ओ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो कितना है आपका 14,900 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसीलिए 14,900। अब यहाँ पे देखो 2 वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई करना तो कौन सा होगा, 4A2G से लेके, है ना, कौन सा होगा 4A2G से लेके एंड आपका 4T2G, यानी कि सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो तो जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन होता है उसी की डेल्टा ओ की वैल्यू होती है, अगर वो 2 होल्ड ट्रांजिशन का केस है तो। हालांकि एक में अलग भी बनता है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट केस है। तो ये आपको समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है जब आपको पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब हमारे 15 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जून 15 के क्वेश्चन। The transition metal phosphine complexes, the back bonding involved the donation of the electron from। वैसे तो आप इसको ऑर्गेनोमेटालिक से भी लिंक कर सकते हैं। होता क्या भाई, ये जो PR3 आपको नजर आ रहा है, ये सबसे पहले क्या करता है, मेटल को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देता है। अब मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और इसके पास क्या होता है, यहाँ पे आपका एम्प्टी पाई स्टार होगा भाई। इस केस में क्या होता है, एम्प्टी पाई स्टार होता है। तो ये मेटल अपने डी से इसको इलेक्ट्रॉन देता है एम्प्टी पाई स्टार को। ठीक है, एम्प्टी पाई स्टार को, तो इसी को बैक डोनेशन बोल देते हैं। तो मेटल T2G से देगा, बिल्कुल सही बात है, मेटल अपने T2G से देता है। ठीक है, उसके बाद क्या वो P में देगा, P में डी ऑर्बिटल नहीं, क्या वो पाई स्टार में देता, नहीं, तो वो सिग्मा स्टार में देता है इसके केस में। ठीक है, फोस्फीन के केस की अगर आप बात करेंगे तो वो आपका सिग्मा स्टार में डोनेशन देता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, याद रखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ये जून 15 का ही क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि किनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा, JTD। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये है आपका क्रोमियम+2 एंड यहाँ पे Cn लगा हुआ है, यानी कि आपका क्रोमियम+2 होता है D4, और ये D4 लो स्पिन बनेगा। चाहे D4 हाई स्पिन हो चाहे D4 लो स्पिन हो, दोनों ही JTD शो करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो पक्का JTD शो करेगा, तो जहां फर्स्ट नहीं हटा दो, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। उसके बाद देखो यहाँ पे K4 हो गया, है ना, Fe है यहाँ पे Fe। अगर हम इसकी बात करें Fe+2, तो Fe+2 होता है D6, और यहाँ पे Cn लगा हुआ है, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो T2G सिमेट्रिकल। अगर T2G सिमेट्रिकल तो B JTD शो नहीं करेगा, B JTD शो नहीं करेगा। हमारा करेक्ट आंसर आ गया 3। उसके बाद देखना यहाँ पे ये कोबाल्ट+3, और यहाँ पे Cn लगा हुआ, कोबाल्ट+3 D6 होता है, और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो JTD शो नहीं करेगा, क्योंकि T2G सिमेट्रिकल, इसीलिए रहा। लास्ट में अगर आप देखेंगे दिस इज Mn+2, है ना, ये आपका Mn+2 है, Mn+2 होता है D5, बट यहाँ पे Cn लगा हुआ इसलिए लो स्पिन। अगर ये लो स्पिन है तो ये JTD शो करेगा, क्योंकि T2G अनसिमेट्रिकल होगा, 1 2 3 4 5, T2G अनसिमेट्रिकल, ये JTD शो करेगा। तो इन 4 कॉम्प्लेक्स में से जो JTD शो कर रहे हैं दैट इज A एंड D, दैट इज A एंड D। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है इसको, और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जहां पे एक से ज्यादा लिगेंड लगे हों, एक तो यहाँ पे PHEN लगा हुआ और एक NCS लगा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि सो स्पिन ओवर क्रॉस ओवर बिहेवियर।
अब ये स्पिन क्रॉसओवर बिहेवियर क्या होता है? ये ऐसा होता है भाई, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, है ना। इस फिनोमिना को बोला जाता है स्पिन क्रॉस ओवर बिहेवियर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनकी सीएफएससी निकाल के दिखाओ, एक तो 250 केल्विन पे और एक 150 केल्विन पे। तो स्टूडेंट स्पिन क्रॉस ओवर बिहेवियर क्या बताता हमें? अगर आपका टेम्परेचर हाई है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपका कॉम्प्लेक्स होता है हाई स्पिन, आपका कॉम्प्लेक्स होता है हाई स्पिन। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो आपका कॉम्प्लेक्स होता है लो स्पिन। बस इतना ध्यान रखें यहाँ पे। अब पीएच ईएन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एनसीएस के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो ये बन गया जी Fe+2। क्या बन गया ये आपका? Fe+2 का मतलब हो गया D6। अब देखिए जब टेम्परेचर हाई है यानी कि 250, तो ये कैसा रहा होगा? हाई स्पिन, हाई स्पिन। कब? जब आपका टेम्परेचर 250 है। और जब आपका टेम्परेचर हो गया कैसा? 150, तो ये हो गया लो स्पिन, है ना। मैंने आपको क्या बताया है? टेम्परेचर हाई है तो हाई स्पिन, टेम्परेचर लो है तो लो स्पिन, ठीक है। सॉरी फॉर सम डिस्टरबेंस। अब यहां पे आगे देखिएगा भाई, इसमें तो D6 अगर हाई स्पिन है तो इसकी CFSC की वैल्यू क्या आएगी? एक तो वो बताना है। 1 2 यहां पे ये रहा, 1 2 3 4 5 6। पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जब वो D6 हाई स्पिन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो फार्मूला लगाना √n × n+2, दैट इज √24 आएगा, और √24 आपका 4.9 होगा। तो ये बात समझ में आ गई, जब टेम्परेचर हाई है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा इन दोनों में से। अब इसकी सीएफएससी अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? 4 नीचे है तो -0.4 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, है ना, 4 से, प्लस में 1.2, यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, तो ये आएगा 0.4 डेल्टा ओ, है ना। माइनस का आएगा, लेकिन माइनस सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 0.4 डेल्टा ओ आ रही है, यहाँ पे 1.2 डेल्टा ओ आ रही है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया और ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखना, जब आपने उसको D6 लो स्पिन, जब टेम्परेचर कम किया तो वो लो स्पिन हो गया, और लो स्पिन होने के बाद अगर D6 लो स्पिन है तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गई। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2g में है, इसलिए आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की होगी -0.4 डेल्टा ओ की 6 से, तो यहाँ पे ये 2.4 डेल्टा ओ आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रांस इफेक्ट, और इसके लिए मैंने भाई जबरदस्त ट्रिक बता रखी है आपको। गेट का जब पीवाईक्यू करवाया था वहां पे भी बताई थी, अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कान को नो पर ऐसे हाँ, मैं पागल नहीं, आई भर कर पी, नहीं फिर ओ वाटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो PtCl4 है ना, और यहाँ पे सबसे पहले आपने एक NO2 के साथ रिएक्शन करवाई है। तो एक NO2 को कहीं पे भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, एक NO2 को कहीं पे लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा A कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ, ठीक है। अब ये बताओ भाई, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इस क्लोरीन के सामने वाला क्लोरीन हटाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस NO2 के सामने वाला हटाओ। तो अब किसके ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है? पक्का NO2। देखो क्या ट्रिक थी, कान को नो पर ऐसे हाँ, मैं पागल नहीं। जो मैं पागल नहीं में ना मिथाइल फिनाइल, और जो वो नहीं होता वो NO2 का होता है। उसके बाद आई भर कर पी, क्लोरीन तो बाद में आता है। इसका मतलब NO2 के ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो NO2 के सामने वाला क्लोरीन हटाइए और वहां पे अमोनिया लगाइए, तो Pt के सामने लगेगा यहाँ अमोनिया, ये आपका क्लोरीन, ये आपका NO2 और ये आपका क्लोरीन। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये ट्रांस है, क्यों? यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन 180 डिग्री पे आपको नजर आ रहा है, तो ये कौन सा है? आपका ट्रांस है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इससे पहले भी मैं आपको गेट में भी करवा चुका हूं एंड जैम के क्वेश्चंस में भी करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी है, और मैं कहूंगा इसको आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ट्रांस COCl2 ट्राई इथाइल टेट्राअमीन, तो दिस इज योर टेट्राडेंटेंट लिगेंड। ये कैसा होता है? आपका टेट्राडेंटेंट लिगेंड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता और 2 नंबर होते, फिर ट्रांस जो है ऑप्टिकल एक्टिव तो होता नहीं, वो अकेला ये एक आइसोमर होता।
बट ये ट्रांस पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे, तो यहाँ पे 3 आएगा भाई। इनको बना के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको बना के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 3 आएगा, यहाँ पे 3 आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ये क्लोरीन और क्लोरीन तो आपको यहाँ पे रखना ही रखना है। उसके बाद जो ये पूरा मोलिक्यूल है ना, ये टेट्राडेंटेंट है, 4 डोनेशन देगा, ये 4 डोनेशन देगा। तो यहाँ पे फिर हम हाइड्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन की पोजीशन को देखेंगे, उस हिसाब से जब आप बना के देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्टीरियो आइसोमर नजर आएंगे। तब आपको यहाँ पे 3 स्टीरियो आइसोमर नजर आएंगे। तो इसको मैं ये कहूंगा भाई, देखो बना के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, किसी बुक में अगर आपको रेफरेंस मिले तो वहां से देख लीजिएगा, बट करेक्ट आंसर इज योर 3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक्वस MnH2O का 2 पॉजिटिव, ये पेल पिंक कलर का होता है, बताओ ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो देखिए, ये है आपका D5 हाई स्पिन। अगर ये D5 हाई स्पिन है, पहली बात तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लेपोरेटे तो फॉरबिडन होते ही होते हैं, साथ में सिर्फ ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है D5 हाई स्पिन की जो आपका स्पिन भी फॉरबिडन होती है, जो आपका स्पिन भी फॉरबिडन होती है, इसीलिए ये वाले वेरी लेस इंटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डिसअलाउड ट्रांजिशन बाय स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के द्वारा ये क्या होता है? डिसअलाउड होता है, फॉरबिडन होता है, सही बात है। क्या यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। चार्ज ट्रांसफर आपको वहां पे देखने को मिलता है जो लेपोरेटे भी अलाउड हो एंड जो स्पिन भी अलाउड हो। तो ये देख लो, मैंने 2 हिंट आपको दे दिए हैं कि डी आंसर हो नहीं सकता, हटा दिया जी। उसके बाद मैंने बोला बी आंसर पक्का होगा, ये हटा दिया जी। अब आंसर आएगा ए या फिर आपका सी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, फिर भी हम मान लेते हैं भाई, देखिए अगर इसको हम D5 हाई स्पिन का केस मान के चलते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब ये किसका केस बनेगा? ये बनेगा 2 होल ट्रांजिशन का केस। किसका? 2 होल ट्रांजिशन का केस बनेगा। अगर ये 2 होल ट्रांजिशन का केस बनेगा तो यहाँ होता FATT। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी ना, दैट इज आपका A1G। क्या आएगी? आपका A1G ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी। ये आपका यहाँ पे 6, देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी देख सकते थे, यहाँ पे 6 दिख रही है और यहाँ पे 2 दिख रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर ये D5 हाई स्पिन है तो 5। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन क्वांटम नंबर रहा होगा 5/2, एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ S प्लस में 1। तो यहां से भी अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख रहे हैं, दैट इज 6। तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? 6, 2 नहीं आएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए। एंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टूडेंट। यस, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस। अब यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है। अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो इसके पास प्रोटॉन अवेलेबल होता है डोनेट करने को। ये कह रहा है कि ये ओवरऑल सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, जी हमें पता है, लेकिन ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट नहीं है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके। द रेट डिपेंड इन द बोथ केस स्लोली solely in on the concentration of cobalt complex this। तो यहाँ पे देखिए, presence of ionizable proton in this but not in this, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर की होती है। ये वाली शो करती है SN1CB मैकेनिज्म और ये वाली शो करती है आपका SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या पहले वाला कॉम्प्लेक्स ही SN1 मैकेनिज्म शो करेगा? हम कहेंगे यस, बट ये पूछ रहा रीजन बताओ ऐसा, है ना। रेट डिपेंड इन दी बोथ केसेस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज मेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनाइजेबल। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आयनाइजेबल ठीक है, ये वाला तो भाई SN1CB शो करता ही नहीं है, दोनों SN1CB शो करते नहीं है। तो ये वाला जो है आपका, ये SN1CB मैकेनिज्म सिर्फ इस केस में होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे हमें क्या नजर आ रही है? करेक्ट नजर आ रही है, SN1CB मैकेनिज्म इन दिस, ठीक है। दूसरी बात, द प्रेजेंस ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन इन दिस बट नॉट इन दिस, वेयर एज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, द रेट डिपेंड ऑन द बोथ केस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज मेड ड्यू टू। तो आप यहाँ पे ये वाला केस बोलिए कि इसके अंदर आपका जो प्रेजेंट होता है, इसमें वैसे तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक दिख रही है, वैसे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक दिख रही है, बस बट मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन जो होता है वो आयनाइजेबल प्रोटॉन का होता है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताना है। तो Mn+3 है जी,
Mn+3 का मतलब होता है D4, और यहाँ पे फ्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो हाई स्पिन बनाओ इसको, हाई स्पिन 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4, तो फॉर्मूला क्या हो गया 4 × 4 + 2 दैट इज √24, और √24 का जो होता है दैट इज 4.9, ठीक है 4.9। इसका मतलब यहाँ से इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर आपको टर्म सिंबल निकालना तो कैसे, ये +2 होता है, ये +1 0 -1, तो 1 से 1 कैंसल, कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ गई आपका 2, अगर कैपिटल एल की वैल्यू 2 हो तो डी टर्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 5, तो ये क्या आ गया हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। सो होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ओनली एंड स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो स्पिन ओनली निकालना तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे ये क्रोमियम +3 है, अगर क्रोमियम +3 है तो D3, अगर ये D3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, अगर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला होता है n × n+2, यानी कि ये आपका √15, तो ये आएगा 3.87, 3.87, तो 3.87 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 3.87 यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सो इसको भी हटा देते हैं, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होंगे स्पिन ओनली में। तो ये स्पिन ओनली निकालने का तो ये फॉर्मूला था। अगर आपको निकालना हो μs+l मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है √n × n+2, तो होता ही होता है आपका, साथ में यहाँ पे होता है l × l+1, l × l+1, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका 15 आ जाएगी, प्लस में अब यहाँ पे हमें l × l की वैल्यू निकालनी है। तो l कैसे निकलेगा यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे क्रोमियम के अंदर 3 है, 1 2 और 3, यहाँ पे +2 होता है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0, तो l की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 इंटू में 3 + 1 करोगे 4, यानी कि आएगा 12। इन दोनों को जब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 27। तो देखो रूट अगर आपके पास हो जाता 25 तो 5 आना था, अब ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 6 तो नहीं आएगा ना, 6 से ज्यादा का मतलब होगा 36 से ज्यादा आना, बट यहाँ पे ये 36 से ज्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी μ+l दैट इज 5.20, 5.2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगी 5.2 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, यस इसको ध्यान से देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स को, ऐसा क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा है। NiBr2 रिएक्ट विद दिस कॉम्प्लेक्स इन CS2, तो हमें एक रेड कलर का कंपाउंड मिला, ऑन स्टैंडिंग रूम टेम्परेचर वो ग्रीन कलर का हो गया, और टू गिव कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो गया, सेम फॉर्मूला रहा उसका। अब ये कह रहा है कि ए की मैग्नेटिक मोमेंट है 0 थी, और बी की मैग्नेटिक मोमेंट है इतनी, तो बताओ ए और बी के अराउंड क्या ज्योमेट्री रही होगी, ए और बी के अराउंड। पहली बात तो ये देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स ये बनेगा ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आएगा निकल +2, निकल +2, तो ये कह रहे हैं भाई इस यहां से पहले तो ए कॉम्प्लेक्स बना है जो कि रेड कलर का था, और रूम टेम्परेचर पे वो टर्न हो गया बी में जो कि ग्रीन कलर का हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 0 और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 3.2, इसका मतलब ये कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री क्या रही होगी। देखिए स्टूडेंट, अगर ये निकल +2 है, अगर ये निकल +2 है तो D8, अब यहां पे ये 0 कब हो सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D8 में, D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कब हो सकते हैं आपका, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करवा दें, अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, और जब आपने यहाँ पे पेयरिंग करवा दी होगी तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई होगी DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ गई होगी तो ए की ज्योमेट्री क्या रही होगी आपका स्क्वायर प्लेनर, ए की ज्योमेट्री क्या रही होगी आपका स्क्वायर प्लेनर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं, यस। तो ये कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब जब आपने इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3.2 समथिंग हो गई, तो ये देखिए अब इसका मतलब क्या कि यहाँ पेयरिंग मत करवाओ, आप यहाँ पे पेयरिंग मत करवाओ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो
कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे? 2। जब आप ऐसा करेंगे, हालांकि वैल्यू ज्यादा आ रही है कुछ, उसका रीजन हो सकता है यहाँ पे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा कुछ न कुछ, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है क्या? हाँ, ये टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो आपका ये टेट्राहेड्रल होगा। तो ए की ज्योमेट्री क्या हो गई? ए में मैग्नेटिक मोमेंट 0 थी इसलिए वो स्केयर प्लेनर था, एंड बी में कुछ आई थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, इसलिए वो आपका टेट्राहेड्रल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो एल डैश लिगेंड है तो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है कि एल और एल डैश के बारे में बताओ कौन सा लिगेंड रहा होगा। तो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विबग्योर, ये मैंने लिखा है यहाँ पे विबग्योर, तो सबसे ज्यादा अगर देखो लेफ्ट टू राइट जाने से वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और एनर्जी की अगर आप बात करोगे वो कुछ इस साइड जाने से इंक्रीज होती है। अगर कोई कलर आपका, स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, विबग्योर में हम ऐसे बनाते हैं विबग्योर, ये रहा विबग्योर। अगर कोई रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसने किसको एब्जॉर्ब किया होगा? ग्रीन कलर को। रेड का दिखाई दे रहा तो उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया होगा। मतलब जब आपका लिगेंड ओनली एल है तो उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है, और एल डैश आपका ग्रीन दिख रहा तो उसने रेड कलर को ऑब्जर्व किया है। अब मुझे ये बताओ कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ग्रीन की या रेड की? तो एनर्जी ग्रीन की ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से एनर्जी बढ़ती है, तो ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है, एंड आपका रेड की एनर्जी कम है। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा लिगेंड है कि ग्रीन की एनर्जी ज्यादा होने का मतलब हो गया फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना। तो क्या अमोनिया नहीं होगा यहाँ पे? अगर अमोनिया होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ग्रीन की यानी कि ज्यादा एनर्जी की वेव को अब्सॉर्ब करेगा, और वो फिर आपका रिफ्लेक्ट होकर आपको रेड दिखाई देगा। तो इसके केस में अमोनिया आएगा। अगर वो रेड कलर उसने अब्सॉर्ब किया, मतलब कम एनर्जी की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब किया है, दैट इज इक्वल टू H2O। सही है? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा आपको जो नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसा जो आपको नजर आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोबारा से देखिए, विबग्योर लिखा, लेफ्ट टू राइट जाने से आपका वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पे देखो अगर कोई रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है, अगर कोई ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसने रेड को एब्जॉर्ब किया है। इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है? ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है। तो ग्रीन का मतलब क्या? अमोनिया वाला केस रहा होगा, क्योंकि अमोनिया के केस में ही फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। इफ लिगेंड एल इज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेंट लिगेंड, दिस, यह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एंड यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, +3 है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, और +2 है तो ये होता है D9। कैसा होता है ये? D9। और यहाँ पे भी जब वो +2 में होता है तो ये भी D9 होता है। तो ये दोनों तो हो गए D9। जब D9 है तो यहाँ पे स्केयर प्लेनर की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और आपको यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देगा ही देगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक, है ना? ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जरूर दिखेगा इनमें, पेयरिंग होगी नहीं पाएगी। देखो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो इसको हम किसी के साथ पेयर अप नहीं करवा सकते हैं, तो Ag जब +2 है तो D9 होता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो पहला भी पैरामैग्नेटिक दूसरा भी पैरामैग्नेटिक। क्या तीसरा डायामैग्नेटिक होगा? यस। यहाँ पे Ag+3 है, Ag+3 का मतलब D8। और यहाँ पे देखिए ये सारे जो मेटल्स होती हैं आपका 4D सीरीज की, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के तौर पे काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे पेयरिंग करवा दो। जैसे आप पेयरिंग करवा देंगे आपको यहाँ पे दिखेगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? 0। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इन bis डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो निकल 2 द नंबर ऑफ निकल नाइट्रोजन। तो देखिएगा भाई यहाँ पे क्या होता है कहानी ये इस लिगेंड की। तो ये हो गया जी कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इसी प्रकार कार्बन C डबल बॉन्ड ये रहा CH3, इसके ऊपर लगा हुआ होता है OH, सेम इसके ऊपर लगा हुआ होता है आपका OH, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो चाहे इसको।
अब यहाँ पे देखिए, ये तो एक ग्लाइसिनेटो लिगेंड हो गया, सॉरी डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो इसको बोलते हैं, ये रहा एक। लेकिन यहाँ पे बिस का मतलब दो लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या रही होगी आपका निकल मेटल रही होगी, निकल +2 की फॉर्म में, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पे आ गया CH3। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड N, ये हो गया आपका CH3। तो ये क्या करते हैं, डोनेशन जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसे, ये नाइट्रोजन यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ से करेगा और ये वाला यहाँ से करेगा। अब इनके ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, OH प्रेजेंट होते हैं, OH। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है इस कॉम्प्लेक्स में, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव होता है और ये आपका डेल नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। सेम ये डेल नेगेटिव होता है और ये आपका डेल पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ कि निकल और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं, तो कितने हैं जी, 1 2 3 4। तो निकल और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, जो कि आपका पहले और डी ऑप्शन में ही है। उसके बाद ये कह रहा है क्या निकल और ऑक्सीजन का भी कोई बॉन्ड है, निकल और ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, निकल और ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होता, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब पूछ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, एक ये रहा जी और एक ये रहा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पे 2, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 2। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। The term symbol that is not allowed for np2 configuration, np2 configuration के लिए कौन सा टर्म सिंबल अलाउड नहीं है, that is equal to D3। क्यों नहीं है देखिएगा, पहली बात तो देखिए यहाँ पे, जब आपके पास p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी है तो आप कैसे कैसे भर सकते हैं भाई। देखो ये होता आपका +1, ये होता है 0, ये होता -1। आपको ये चाहिए कि कैपिटल L की वैल्यू क्या आ जाए 2, क्योंकि D के लिए कैपिटल L की वैल्यू होती है 2। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 कब आई होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 कब आई होगी, जब आपका स्पिन क्वांटम नंबर 1 रहा होगा, यानी कि दोनों सेम स्पिन के हों। अब जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप सेम स्पिन का भर नहीं पाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप सेम स्पिन का भर नहीं पाएंगे, यहाँ पे ये वोलेशन हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए देखो, या तो भाई आप क्या करो, अगर या तो L में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, देखो इनमें से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका L2 आ जाएगा, ठीक है। L2 कैसे आ जाएगा, जब आपने ऐसे भर दिए दोनों को, जब L2 आ रहा है तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी देखने को मिलेगी, 1, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो तो आपका फिर L2 नहीं आएगा, इसलिए आपका जो D3 टर्म है वो पॉसिबल नहीं होती है। मैं आपको सारी पॉसिबल बता देता हूं, देखिए एक होती है 1s, एक होती है 1p, एक होती है 1d, इसी प्रकार 3s होती है, 3p होती है और 3d। ये पॉसिबल मतलब क्या है, इनमें ये सारी टोटल पॉसिबल है, इतनी टर्म पॉसिबल हो सकती है P2 के लिए। तो इसमें अगर आप बात करेंगे कौन सी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होती है, ये होती है, ये पॉसिबल नहीं होती है, ये होती है, ये पॉसिबल नहीं होती है, होती है। तो 1s होती है जी, 3p होती है जी एंड 1d होती है, बट 3d 1p एंड 3s ये पॉसिबल नहीं होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यहां पे बोला गया द रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। द रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद दिस occurs in inner sphere mechanism. The rate of reaction is determined by dissociation of the successor complex is due to। पहली बात ये समझिए आप, यहाँ पे क्रोमियम, ये देखो ये Ru है, जब भी आपका मेटल 4D या 5D सीरीज के हो वो इनर्ट होंगे हमेशा, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई लेना देना नहीं, वो इनर्ट होते हैं, इनर्ट। क्रोमियम +2 D4 है, ये लबाइल है। जब आपने क्रोमियम +2 को क्रोमियम +3 में कन्वर्ट कर दिया होगा तो वो देखो इनर्ट वाला इनर्ट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मेटल तो Ru ही है ना, इनर्ट वाला इनर्ट ही रहेगा क्योंकि मेटल तो Ru ही है। लेकिन ये जो लबाइल है अब ये आपका इनर्ट हो जाएगा, तो इनर्ट इनर्ट में रहा, लबाइल भी इनर्ट में हो गया, तो ये विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, यहाँ पे ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म से जरूर जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लिगेंड ट्रांसफर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कह रहा है भाई बताओ ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे रेट जो डिटरमाइन किया जाता है वो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स इसी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि इनर्ट रुथेनियम ब्रीज्ड टू इनर्ट क्रोमियम,
तो भाई देखो यहां पे अगर हम बात करें, देखो जब जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स जो बना है वो क्या बनेगा, यहाँ पे रुथेनियम इनर्ट ही है एंड क्रोमियम भी इनर्ट हो गया। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना आपका ब्रीजिंग जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो दोनों इनर्ट इनर्ट की कहानी आ रही है। सो इस क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनर्ट रुथेनियम ब्रीज्ड टू इनर्ट क्रोमियम सेंटर आएगा। क्यों, ये भले ही यहाँ पे लबाइल है लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे ब्रीजिंग के बाद ये ब्रीजिंग लिगेंड इसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब ये भी आपका कैसा हो जाएगा, आपका क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 जो कि इनर्ट में आएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फ्रॉम द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके लिए रेट कांस्टेंट ओनली 4 है और जब आपने PHEN लगा दिया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा दिया, तो रेट आपका बहुत ज्यादा हो गया। तो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो PHEN होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या वो पाई डोनर होता है, नहीं होता है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का कोई रोल यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे रीजन आएगा आंसर का फर्स्ट, PHEN is a pi acceptor ligand that allows mixing of electron donor and acceptor orbital that enhance the rate of electron transfer। ये बिल्कुल सही है भाई, जहां पे भी आपको पाई एक्सेप्टर लिगेंड देखने को मिल जाए वहां पे आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, ट्रांसफर देखने को मिलता है और इसका रेट होता है सबसे फास्टेस्ट, इसका रेट होता है सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, सो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अ मिक्सचर इसका 1 मोल लिया है, इसका लिगेंड का, इसके 2 मोल लिए हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाई है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ए मिला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ डोनर एटम ट्रांस टू ईच अदर इन द कॉम्प्लेक्स ए फ्रॉम। पहली बात तो ये देखो कि कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या, तो ये है जी आपकी पीडी मेटल। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका एक ही मोल लगे हुए इसके, तो यहाँ पे आप लगा के देखो ये फॉस्फोरस हो गया, इस फोरस के ऊपर 2 पीएच लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है SCN एंड या इसी को आप C ये वाला बना सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर क्या आएंगे, 2 मोल, एक होता है NCS का मोल और एक यहाँ पे आपको आएगा SCN का मोल, ये 2 देखने को मिलेंगे। ये यहां से डोनेशन दे रहा है और ये आपका यहां से डोनेशन दे रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई बताओ कौन एक दूसरे के ट्रांस पे आता है। तो आप देखिए फास्फोरस के सामने जो ट्रांस पे दिख रहा है दैट इज नाइट्रोजन एंड सल्फर के सामने जो ट्रांस पे दिख रहा है दैट इज आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे पी और फास्फोरस और नाइट्रोजन एक दूसरे के ट्रांस पे हैं, नाइट्रोजन और सल्फर एक दूसरे के ट्रांस पे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। इसमें कुछ ज्यादा हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं भाई, इसमें कुछ ज्यादा हम एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि इस फास्फोरस के सामने ये जो सल्फर वाला है ये ट्रांस पे नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सल्फर का जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज छोटा होता है, तो फास्फोरस और सल्फर को हम आमने सामने नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ये आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल इसको हो जाता है अटेम्प्ट करने में। उसके बाद देखिएगा वेनेडियम है, 2 एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहे हैं, तो बताइए कौन सा किसके लिए आ रहा है। तो वेनेडियम 3 पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं इसका मतलब हो गया D2 और D2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इसके लिए ट्रिक होती है FTTA, फट्टा। क्या ट्रिक होती है जी, फट्टा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें सबसे नीचे कौन होता है, ये होता है आपका T1G F वाला। उसके बाद कौन होता है, T2G होता है, T2G। उसके बाद कौन होता है आपका A2G और सबसे ऊपर कौन होता है आपका T1GP वाला, T1GP वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक तो ये वाली पीक नजर आ रही है, मान लो भाई एक ये नजर आ रही है और एक आपका ये नजर आ रही है। यहाँ पे 2 बैंड दिखा रखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये रहा जी आपका और एक आपका ये रहा, तो आपको बताना कि कौन सा कहाँ रहा होगा, कौन सा कहाँ रहा होगा। तो देखो एक ये कह रहा है कि T1G F से लेके एंड T2G F, क्या ये हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी देखो यहाँ पे जो बैंड की एनर्जी है ये बेसिकली एनर्जी के टर्म में दिखाया गया, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्यादा है, अगर ज्यादा किसके केस में रही होगी, कम, सबसे कम किसके केस में, T1G F से लेके T2G में सबसे कम रही होगी, तो 17,800 आई होगी इस केस के लिए। उसके बाद 25,000 किसके लिए आई होगी, इससे सबसे ज्यादा वाली इसके लिए आई होगी। क्या यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी पी की, नहीं, ये तो सबसे ज्यादा आता बैंड,
ये आपका इस प्रकार से ए टू जी वाले के तो आएंगे ही नहीं, ए टू जी नीचे यहाँ पे होता नहीं है, ए टू जी नीचे यहाँ पे होता नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। तो ये जो है ना, ये निकल 8 है और निकल 8 होता है T2G6 एंड EG2, यानी कि सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो नो जेटीडी, नो जेटीडी, तो यहाँ पे आपको कोई जोन टेलर डिस्टोर्शन देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। वहीं पे अगर आप बात करते हैं कॉपर +2 दैट इज D9, D9 का मतलब होता है T2G6 एंड EG3। अगर EG3 है, EG अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे JTD तो होगा ही होगा, और उस JTD में आपको देखने को मिलता है Z आउट, टेट्रागोनली इलोंगेशन, टेट्रागोनली इलोंगेशन या फिर एक्सियली इलोंगेशन भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है क्या इन दोनों में सारे निकल और कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्या यहाँ पे इक्वेटोरियल वाले इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ऑल निकल बॉन्ड, निकल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कॉपर में इक्वेटोरियल शॉर्टर होते हैं, एक्सियल लॉन्गर होते हैं, बिल्कुल सही है, यही आएगा, यही आएगा भाई। ये इसको हटा दीजिए यहाँ पे। निकल में कोई जेटेडी नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। अगर वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो वहां पे आपका सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल। बट कॉपर में जेड आउट होता है, जेड आउट का मतलब होता है एक्सियली इलोंगेटेड, यानी कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। अभी भी देखो भाई हमारे कौन कौन से दिसंबर 13, जून 13, दिसंबर 12, जून 12, है ना, इसी प्रकार आपका दिसंबर 11 एंड जून 11, 6 पेपर के क्वेश्चंस और रहते हैं, 6 पेपर के क्वेश्चंस और रहते हैं। तो शायद 1 या 2 पार्ट और आपको देखने को मिले, एक पार्ट, कम से कम एक पार्ट और आने की उम्मीद है, 5वां पार्ट या फिर 6ठा पार्ट भी आ सकता है अगर ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बिल्कुल मैं डिटेल में क्लियर कर रहा हूं। अगर आप इन प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो आपको बड़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है, सीरीज अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर कीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं जी अच्छी लग रही है सीरीज, लेकिन आप सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए और हमारी ऐप पे जुड़ जाइएगा भाई। वहाँ पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा PYQ के लिए, जहाँ पे आपको ये सारे कुछ, अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, कोऑर्डिनेशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि सारे अपलोड कर दूं और वो आपको कोर्स ऐप पे मिल जाएगा, बिल्कुल वेल तरीके से अरेंज्ड। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम ग्रुप CSR कैंप पे जुड़ जाओ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सारी क्लासेस के लिंक वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।